नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं मुद्रा। मुद्रा अर्थव्यवस्था के अंदर, जैसा कि हम जानते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था मुद्रा के चारों ओर घूमती है। तो आखिर मुद्रा क्या है, इसको हम आसान भाषा के अंदर मुद्रा और मुद्रा का स्टॉक क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं मुद्रा। मुद्रा विनिमय का साधन है जिससे हम लेन देन कर सकते हैं। तो मुद्रा का एक साधारण भाषा के अंदर मुद्रा क्या है, विनिमय का साधन जिससे हम लेन देन करते हैं। मुद्रा विनिमय का साधन है। अब मुद्रा का अगर इतिहास देखा जाए, मुद्रा सबसे पहले प्राचीन समय के अंदर, जब आज जो कागजी मुद्रा काम में लेते हैं वो नहीं थी, उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तु मुद्रा का प्रचलन था। जैसे अगर किसी किसान को घी चाहिए तो वो बाजरे के बदले घी लेता था, लेकिन उस प्रकार की प्रणाली के अंदर कई प्रकार की खामियां थी, क्योंकि उन वस्तुओं का जो मूल्य था वो समान नहीं आंका जा सकता। जैसे अगर कोई किसान 1 किलो बाजरे के बदले 1 किलो अगर घी लेगा तो जो घी दे रहे हैं उसको नुकसान होगा, क्योंकि घी की जो मूल्य है वो तुलनात्मक रूप से उससे अधिक है। इस प्रकार की जो खामियां थी, उन खामियों के चलते जब राजाओं का शासन आया तो उस समय तो सबसे पहले जो मुद्रा चली वो मुद्रा थी वस्तु मुद्रा। उस मुद्रा को वस्तु मुद्रा, उस मुद्रा को वस्तु मुद्रा नाम दिया गया। उसके पश्चात जब राजाओं का शासन आया तो राजाओं के शासन के समय जो धात्विक मुद्रा का प्रचलन हुआ, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, इस प्रकार की धातुएं थी, उसमें सोने के और चांदी के बराबर उनका एक मूल्य आंका गया। तो उस समय जो प्रचलन था वो धात्विक मुद्रा का प्रचलन था, क्योंकि जो लेन देन किया जाता था वो धातु के अंदर किया जाता था। उसके पश्चात जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होने के पश्चात कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। तो उसके बाद में आई कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा आज भी प्रचलित है और इसके साथ टकसाल जो है वो धात्विक मुद्रा है। तो कागजी मुद्रा और धात्विक मुद्रा का प्रचलन वर्तमान में है। कागजी मुद्रा के पश्चात जब बैंक आए तो बैंक में चेक, बॉन्ड, डिमांड ड्राफ्ट, इस प्रकार के जो लेन देन होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनको बैंकिंग मुद्रा कहा जाता है। जो बैंक में स्वीकार्य होती है उनको बैंकिंग मुद्रा कहा जाता है। तो बैंकिंग मुद्रा के अंतर्गत चेक, डीडी, एटीएम कार्ड, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो है। अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो है उनको प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। बैंकिंग मुद्रा के बाद में वर्तमान में जो मुद्रा का प्रचलन है वो है डिजिटल मुद्रा। डिजिटल मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिसको हम भौतिक रूप से महसूस नहीं कर सकते। तो वर्तमान में जो डिजिटल मुद्रा है उसको क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिजिटल वॉलेट के अंदर ही रह सकती है, उसको हम भौतिक रूप से महसूस नहीं कर सकते। जैसे हम जो लेन देन करते हैं ऑनलाइन, उसमें जो क्रिप्टो करेंसी का चलन है उसका चलन जो है वो डिजिटल मुद्रा के अंदर ही होता है। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने, आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पाबंदी लगा दी थी व्यापार में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें उसको राहत दी है और क्रिप्टो करेंसी का चलन को सही बताया गया है। तो ये 5 प्रकार की मुद्राएं होती हैं। इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले वस्तु मुद्रा, वस्तु का लेन देन, फिर राजाओं का शासन आया तब धात्विक मुद्रा का प्रचलन हुआ, और राजाओं के शासन के पश्चात जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तब कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ। बाद में बैंकों के आने से बैंकिंग मुद्राएं चली, और वर्तमान में जो ये भी चल रही है डिजिटल मुद्रा, क्रिप्टो करेंसी। अब हम ये देखते हैं कि मुद्रा की तरलता क्या होती है। तरलता अर्थात बहाव। जैसे अगर हम बात करते इतने लिक्विड हैं जो द्रव होते हैं, उन द्रव में सबसे तरल क्या होता है? द्रव के अंदर सबसे तरल होता है पानी, क्योंकि पानी का अवशोषण सबसे आसान होता है, पानी का बहाव सबसे ज़्यादा होता है, सबसे तेज़ी से होता है। तो पानी जो होता है सबसे तरल होता है। तो वह मुद्रा जो सब जगह स्वीकार्य हो, जिसका सब जगह
यूनिवर्सल जो मुद्रा होती है, जो सब जगह स्वीकार्य होती है, वही मुद्रा सबसे तरल मुद्रा कहलाती है। तो सबसे तरल मुद्रा, सबसे तरल मुद्रा, तो तरलता का अर्थ क्या होगा? तरलता का अर्थ है कि वह मुद्रा जितनी अधिक स्वीकार्य होगी, जितनी अलग अलग जगह ज़्यादा वो उसको स्वीकार किया जाता है, वो उतनी ही तरल होगी। जैसे हम देखते हैं बैंकिंग मुद्रा है, बैंकिंग मुद्रा आप गांव के अंदर जाओगे और वहाँ पे कोई सामान लोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अगला आपसे चेक ले या आपसे एटीएम से पेमेंट आप उससे कर सको, तो वो वहाँ पे स्वीकार्य नहीं है, तो बैंकिंग मुद्रा इतनी तरल नहीं है। लेकिन सबसे तरल मुद्रा क्या है? सबसे तरल मुद्रा है कागजी मुद्रा, जो नोट और सिक्के जो हैं वो सबसे तरल मुद्रा के अंदर आते हैं। तो सबसे तरल मुद्रा में आते हैं कागजी नोट और सिक्के। तो इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि तरलता का अर्थ है जो सब जगह स्वीकार्य हो। सिक्के और कागजी नोट जो आज वर्तमान में प्रचलित है, इनसे आप किसी प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। ये जो मुद्रा होती है कागजी मुद्रा, इस मुद्रा को फिएट मनी भी कहा जाता है। फिएट मनी का अर्थ है कि ये मुद्रा होती है, इस पर अंतिम ये भारत एक भौगोलिक सीमा के अंदर वहाँ की सरकार द्वारा प्रचलित की जाती है और इस पर किसी प्रकार का वाद विवाद होने पर मूल्य का निर्धारण जो होता है वहाँ की गवर्नमेंट करती है, तो इसको फिएट मनी भी कहा जाता है। अब मुद्रा के बाद में हम आगे देखते हैं मुद्रा का स्टॉक क्या है। मुद्रा का स्टॉक इसके बाद में देखते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं मुद्रा का स्टॉक। स्टॉक का अर्थ है बहाव और कितनी उसकी मौजूदगी है। तो अगर मुद्रा के स्टॉक की बात करें, अपन कहते हैं हमारे घर के अंदर कितना स्टॉक है, यानी कितना सामान है या कितनी चीज़ है, स्टॉक का अर्थ उससे लगाया जाता है। तो मुद्रा का जो स्टॉक है, यानी मुद्रा की कितनी मात्रा उपलब्ध है, तो मुद्रा के स्टॉक को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जितनी मुद्रा उपलब्ध है उसे मुद्रा का स्टॉक कहा जाता है। तो नॉर्मली जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें सीधा सा क्वेश्चन ये M1, M2, M3 और M4 से आता है। तो हमें यही समझना है कि M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है। M1 का अर्थात नकद मुद्रा, जो नकद मुद्रा उपलब्ध है बाजार के अंदर, तो उसे M1 कहते हैं। M1 में क्या आएगी कि जनता के पास जो करेंसी है, जनता के पास जो मुद्रा है वो प्लस बैंक में चालू और बचत खाते में जो पैसा है वो, और आरबीआई के पास में जो बैंकों का अतिरिक्त जमा है। बैंक अपनी अतिरिक्त जमा जो होती है आरबीआई के पास में रखती है, आरबीआई के पास जो जमा है बैंकों का वो। तो M1 जो है उसमें जनता के पास में जो करेंसी है वो, बैंक के चालू और बचत खाते में जो जमा है वो, और आरबीआई के पास बैंकों का जो अतिरिक्त राशि जमा है वो, इन तीनों को जब मिलाते हैं तो M1 यानी M1 मुद्रा आती है। ये जो M1 मुद्रा है ये इसमें संपूर्ण बाजार की मुद्रा काउंट नहीं हुई है, इसलिए ये मुद्रा का सबसे छोटा भाग है, इसमें पूरी मुद्रा काउंट नहीं हुई है। इसीलिए इस मुद्रा को हम नैरो करेंसी या संकुचित मुद्रा भी कहा जाता है, यानी नैरो करेंसी या संकुचित मुद्रा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं M2 की। M2 के अंतर्गत क्या होता है कि जो M1 में जितनी ये M1 यानी ये सब जो मुद्रा है, इसके अंदर अगर जैसे पोस्ट ऑफिस के अंदर भी पैसे जमा करवाए जाते हैं, तो डाकघर की जो बचत बैंक की जमा है, डाकघर की जो बचत बैंक की जमा है, बचत जमा जो डाकघर की जमा है, उसको अगर M1 के अंदर जोड़ दिया जाए तो M2 आ जाता है। इसी प्रकार M3 जो है वो M1 के अंदर, इस पूरे M1 के अंदर अगर बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी सावधिक जमा को जोड़ दिया जाए, FD ऑफ बैंक यानी बैंकों की जो है वो फिक्स्ड डिपॉजिट को जोड़ दिया जाए तो आ जाता है M3। M3 जो होता है उसे ब्रॉड मनी भी कहा जाता है, यानी विस्तृत मुद्रा भी कहा जाता है। उसके बाद में आता है M4। M4 जो है
वो M3 में अगर डाकघरों की कुल जमा को जोड़ दिया जाए तो M4 आता है। अर्थात जो मुद्रा का प्रवाह है, मुद्रा का प्रवाह का अर्थ है कि मुद्रा की उपलब्धता कितनी है, उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, M1, M2, M3, M4। M1 जो जितनी वर्तमान में करेंसी उपलब्ध है, जो वर्तमान में नकद है, जनता के पास जो पैसा है, बैंक के चालू बचत खाते में जो पैसा है, और आरबीआई और बैंक के पास में आरबीआई का बैंकों का जो आरबीआई के पास में अतिरिक्त राशि रखी हुई है, उनको जोड़ने पर आता है M1 जो कि नैरो करेंसी। M2 में M1 में जो डाकघर की बचत बैंक की जमा है उसको जोड़ेंगे तो M2 आएगा। M3 में M1 के अंदर बैंकों के एफडी को जोड़ेंगे तो M3 आएगा, और M4 जो है उसमें M3 के अंदर डाकघर की कुल जमा जोड़ेंगे तो M4 आता है। इस प्रकार M1 को नैरो करेंसी कहते हैं और M3 को ब्रॉड मनी भी कहा जाता है। तो आज मुद्रा के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।